वेलकम टू विनायक स्टडीज़। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैंने पहला टॉपिक वर्ण विचार का पूरा कर दिया है। अब मैं आपके कक्षा 10 की एनसीईआरटी के अनुसार व्याकरण शुरू कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका पद का है। उसको देखते हैं आज। भाषा विज्ञान में रूप, ध्वनि तथा पद ध्वनि के अंतर्गत शब्द या पद का विवेचन किया जाता है। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि शब्द और पद होते क्या हैं। अब देखो, शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुकी हूँ ये टॉपिक कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होकर सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। एक बार ये दोबारा से क्लियर कर लो आप कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अतः जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होकर सार्थक अर्थ प्रदान करते तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। अब आपकी कक्षा 10 एनसीईआरटी के अनुसार पद भेद के 5 प्रकार बताए गए। पहला है आपका अर्थ के आधार पर पदभेद, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पदभेद, उत्पत्ति के आधार पर पदभेद, ध्वनि के आधार पर पदभेद, रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद। अब इसका सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अर्थ के आधार पर पदभेद। देखो ये क्या होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसा कि आपको शब्दों से ही ज्ञात हो रहा होगा कि सार्थक क्या होता है और निरर्थक क्या होता है। सार्थक जिसका अर्थ निकलता वो सार्थक होते हैं, जिसका अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक होते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वाक्य प्रयोग की दृष्टि से सार्थक शब्द या पद ही महत्वपूर्ण होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो सार्थक शब्द होते हैं वो ही हम उनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। निरर्थक शब्दों का हमारे वाक्य में कोई ही महत्व नहीं होता है। जैसे बच्चों उदाहरण से देखते हैं, जैसे आप मान के चलो खाना खा रहे हो तो आप अपनी मम्मी से बोलोगे मम्मी रोटी ओटी लेके आओ, तो रोटी क्या है आपका सार्थक शब्द है, ओटी क्या है ये आपका निरर्थक शब्द है। पानी वानी लेके आओ, पानी आपका क्या है सार्थक शब्द है, वानी क्या है आपका निरर्थक शब्द है। तो इसका देखो नोट देखना, इसका सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं हम, भाषा के प्राण कहा जाता है। सार्थक शब्दों को भाषा के प्राण कहा जाता है। अब आप अगली डेफिनेशन देखते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। नि यानी बेकार, अर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो शब्द किसी काम के नहीं होते हैं। भाषा की दृष्टि से इसका कोई भी महत्व नहीं होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और तैयार कर लेना। सार्थक शब्दों के भी 3 प्रकार होते हैं। हालांकि आपकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमें इसको हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ उस परिभाषा नहीं पूछी जाती। हमें तो पूरा आपके बोर्ड के हिसाब से पूरा टॉपिक कंप्लीट करना होता है। सार्थक शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका वाचक शब्द, दूसरा होता है लक्षक शब्द और तीसरा होता है व्यंजक शब्द। वाचक जैसा कि शब्दों से ही ज्ञात हो रहा है, लक्षक, व्यंजक। आप बच्चों आगे इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो वाचक क्या होते हैं, वे शब्द जो जिस रूप में बोले जाते हैं उसी रूप में अर्थ प्रकट करते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। देखो सिंपल सरल भाषा में हम देखते हैं कि जो शब्द हम जैसे बोलते हैं वैसे ही हम लिख देते हैं और वैसे ही उनका अर्थ निकलता है, उनमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी आप देख लो, जो आपको सही लगे वो आप देख लेना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते हैं उनके प्रयोग होने के बाद वे अपने मुख्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। अब देखो सिंपल से आपके उदाहरण हैं। सीता गीत गा रही है, सीता गीत गा रही है तो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हम उसको लिख रहे हैं, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। राधा सिलाई का काम करती है, सिलाई करती है तो राधा साधारण से वाक्य हैं। गाय घास खा रही है, तो इनमें आपके वाक्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही हम लिख रहे हैं। अब हम आपका देखते हैं अगला लक्षक शब्द। लक्षक जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है कि जिसका लक्षण ज्ञात हो रहा हो। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के बाद अपने मुख्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट न करके लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, लक्षक कहलाते हैं। देखो क्या कहा गया, सरल शब्दों में देखो परिभाषा एक अलग चीज होती है, लेकिन समझना सरल शब्दों में एक अलग चीज होती है कि वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के बाद अपने मुख्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट ना करके जो उनका अर्थ होता है उसको नहीं प्रकट करते हैं, लेकिन वो क्या है, लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, उसको लक्षक कहते हैं, वो लक्षक शब्द कहलाते हैं। अगली परिभाषा इसकी देखते हैं। जब वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का श्रोता द्वारा सीधा अर्थ न ग्रहण करके लक्षित अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो वे लक्षक शब्द कहलाते हैं। जब बोलने वाला वक्ता बोलता है और सुनने वाला श्रोता जब सुनता है तो उसका सीधा अर्थ न ग्रहण करके कौन सा अर्थ, उसके लक्षण को ग्रहण करता है, तो वो लक्षक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे इसके आपके उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे जुगल तो हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र क्या है, हरिश्चंद्र जुगल का नाम तो नहीं है, लेकिन हरिश्चंद्र कौन थे, सत्यवादी राजा थे, तो इसका लक्षण क्या आ गया है, इसमें सत्यवादी का आ गया है। जुगल तो क्या थे, इसमें अब क्या आ जाएगा कि सत्यवादी थे, तो इसका लक्षण प्रकट हो रहा है। वह लड़की तो गाय है। गाय क्या लड़की हो सकती है, नहीं, वह लड़की कैसी है, गाय के समान सीधी है। रोहित तो गधा है। रोहित गधा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसका लक्षक किस में दिया गया है, लक्षण मूर्ख के लिए प्रयोग किया गया है। रोहित तो गधा है अथवा मूर्ख है, तो ये आपके लक्षण बता रही है, लक्षण को प्रकट कर रही हैं। तो ये जैसा कि आपके सब उसको लक्षक की शब्द दिया गया है उसकी परिभाषा के अनुसार ही इसके उदाहरणों से ज्ञात हो रहा है। अगला है आपका व्यंजक शब्द। वे शब्द जो वाक्य में व्यंजित अर्थ प्रकट करें, अर्थात अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट करें, तो वे शब्द व्यंजक शब्द कहलाते हैं। देखो क्या बताया गया है कि वे शब्द जो वाक्य में व्यंजित अर्थ प्रकट करें, अर्थात अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट करें, तो वे शब्द व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि जब हम उदाहरण देखते हैं तो हम क्लियर होते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसमें आपका पानी शब्द एक दे रखा है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं और अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ प्रयोग किए गए। जैसे पानी का मोती के लिए क्या होता है, चमक होता है, पानी के बिना मोती की चमक नहीं रह होती है। पानी मनुष्य के लिए क्या होता है, इज्जत होती है। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी बिल्कुल ही तुम्हारे आंखों का पानी मर गया, कि इज्जत तुम्हारी समाप्त हो गई है। पानी चून के लिए क्या होता है, जल होता है। जल के लिए, जल के बिना चून का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। आग में जल जाने से क्या होता है, आग में जल, जल का यहाँ पे भी अलग अलग अर्थ दिया गया। जल यानी जलना भी होता है, जब हम आग में जल जाते हैं। जल का अर्थ पानी भी होता है और जल का अर्थ बुझना भी होता है। तो व्यंजक का अर्थ क्या होता है कि अलग अलग संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ प्रकट होता है, वो शब्द व्यंजक कहलाते हैं। जैसा अगला उदाहरण हम देखते हैं। कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। अब देखो इसको, कौवा कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, मगर रहता कहाँ। अब मगर के आपके दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं, एक मगर लेकिन में आ रहा है, एक मगर मगरमच्छ जो होता है वो पानी में रहता है, इसका अर्थ प्रकट कर रहा है। तो आपको उम्मीद है बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। वाचक पद से प्रकट अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षक पद से लक्षित अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं।
व्यंजक पद से प्रकट अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। इन तीनों अर्थों का ज्ञान अमिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। एक बार थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं। वाचक शब्द वे होते हैं जो अभी अपने जैसे बोले जाते हैं उसी अर्थ में प्रकट होते हैं, और लक्षक शब्द आपके वो होते हैं जो लक्षण के अनुसार वाक्य में प्रयोग होते हैं, और व्यंजक शब्द वो होते हैं जो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।